हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का सेट बहुत अच्छा रहने वाला है। 50 प्रश्नों का। आपसे एक गुजारिश शुरुआत में ज़रूर करते हैं, बीच बीच में भी कभी कभी करते हैं, कोई मजाक नहीं। समय आपसे मात्र आधा घंटा का लेते हैं, 30 मिनट 35 मिनट का। एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना देखें कम से कम एक शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्या हम यहाँ पे कुछ सुधार कर सकते हैं या नहीं, कैसा वीडियो चल रहा है, जीएस के प्रश्न आपको सेट जैसा अनुभव यहाँ होता है या नहीं, ये भी हमें बताएं। और बहुत जल्द सारी चीज़ें जैसे कि पीडीएफ है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बहुत जल्द। और भी जैसे कि रीजनिंग है, मैथ है, बीच बीच में हम आपको आधार बताएंगे जो कि क्वेश्चंस डायरेक्ट परीक्षाओं में जो बीएसएससी के लिहाज से आते हैं एकदम हूबहू। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये करंट का क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म आप जान रहे हैं करंट का क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बेल्जियम, स्पेन, लिथुआनिया या फिर भारत। तो लिथुआनिया इसका सही जवाब हो जाएगा। 2023 का ये 33वां नाटो शिखर सम्मेलन था। नाटो किसे कहते हैं? नाटो इसको बोला जाता है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म ही हुआ नाटो का। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग चर्चा करें तो स्थापना कब हुई है? स्थापना इसका हुआ है 1949 ईस्वी में। इसे जरूर आप नोट रखें। मुख्यालय भी आप जान लें, मुख्यालय इसका कहाँ है। ये मुख्यालय जो नाटो का है ये कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ है? ये बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। तो सारे पॉइंट को आप नोट कर लें। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1949 ईस्वी में की गई है। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे क्या कहता है, ये देखें। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर देखें, टेकल करें इसको। विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई गलत है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपका सही है। ठीक है, करगिल विजय दिवस 26 जुलाई, चलिए ये भी आपका सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, बाघ, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो आप ऑप्शंस के अनुसार आपका जो सही जवाब हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसे जरूर याद रखें। क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन तीसरा कहता है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2023, 24, 25 या फिर 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, ये कब तक है? 2024 तक है। 2024 तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। क्वेश्चन कहता है भारत ने किसको सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है, 2-4 साल पहले का क्वेश्चन है, लेकिन करंट से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छा खासा करंट के आएंगे, इसलिए क्वेश्चंस अब घुसाए जा रहे हैं करंट के। ध्यान देना है इस चीज को। भारत ने किसको सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया था? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर जापान। तो 4 ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 2018 ईस्वी में भूकंप आया था। ठीक है, तो उसकी सहायता हेतु ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था भारत की तरफ से सहायता हेतु। तो इसे जरूर आप याद रखें। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन समुद्र मैत्री। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया में सहायता पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। यहाँ देखें, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, बाणभट्ट, कबीर, कालिदास, सूरदास, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो मालविका अग्निमित्रम जो है ये इसके लेखक कालिदास हैं। कालिदास के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, एक शेयर जरूर करें
और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तभी तो कोई भी यहाँ से क्वेश्चन जैसे ही वीडियो छूटेगा चैनल से तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, वीडियो आपसे मिस ना होगा। और यहाँ पे एक एक चीज़ों को आप नोट करते जाएं और वीडियो को स्किप करके ना देखें, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। ठीक है, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम उसके लिए हाथ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, लड़ने वाले क्वेश्चंस हैं। एक और बात हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, अगर आप बिहार एसआई की तैयारी करते हैं, ठीक है, बिहार एसआई बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, तो दोनों का जो स्टैंडर्ड है, क्वेश्चंस का लेवल है, एकदम तुल्य है। यानी कि आप अगर यहाँ पढ़ते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिहार एसआई के लिए। आप जो बिहार एसएससी की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं एकदम इसके लिहाज से सही है। ठीक है, तो बिहार एसएससी और बिहार एसआई की तैयारी करने वाले भी आप इसे देख सकते हैं। अगर बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं तो वो भी जीएस के प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चंस एकदम यहीं से आएंगे। ठीक है, हाँ, बिहार एसआई में लगभग 30 से 35% करेंट के क्वेश्चंस होते हैं, खास करके पीटी में, तो आप अलग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जाता है खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। जियो से संबंधित प्रश्न है ये, अर्जेंटीना, ट्यूनीसिया या फिर मिस्र या फिर लीबिया, 4 ऑप्शंस हैं। तो खमसिन जो है स्थानीय पवन, ये मिस्र देश से संबंधित है, ये मिस्र का स्थानीय पवन है खमसिन। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, जयप्रकाश पुल जिसे जेपी सेतु भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले जाने कि जेपी सेतु जो है ये पटना को सोनपुर से जोड़ता है, पटना को सोनपुर से जोड़ता है। ठीक है, और यह गंगा नदी पर बना हुआ पुल है, जेपी सेतु या जयप्रकाश पुल इसे बोला जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है 2/1/2004। 4 ऑप्शंस हैं, आसान है। 2001 में यह भूकंप आया था, 2001 में यह भूकंप आया था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, 1977, 72, 58 या फिर 1983। तो 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप जानें कि जनगणना कब हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। एक चीज़ें आप जानें, हमेशा इस चीज़ को देख लें क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। शुरुआत की अगर हम लोग बात करें भारत में, भारत की बात हम कर रहे हैं, तो ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष नहीं कह सकते हैं, 9 वर्ष कह सकते हैं, 9 वर्ष, एक सेकेंड, 9 वर्ष बाद यानी कि 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में। ठीक है, फिर से हुआ था, यानी कि उसके बाद से हर 10 वर्ष पर यह जनगणना किया जाने लगा। 72 के बाद 81, 81 के बाद 91, 2001, 2011, जो अभी जो 2011 नहीं, 1901, 1911, 1921, 1931, इस तरह से। तो अभी जो जनगणना आप देख रहे हैं 2011 की जनगणना को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो 2011 की जनगणना को आधार मानकर ही कोई सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखें। तो आर्थिक जनगणना जो सबसे पहली बार हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है, ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस में जनन होता है। जनन की प्रक्रिया पूछा जा रहा है, मुकुलन या फिर कलिका रोपण द्वारा या फिर विखंडन द्वारा, बीजाणु गठन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। 4 ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन द्वारा ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस में प्रजनन होता है। क्वेश्चन से भारत के राज्य में, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये भी देखिए करेंट से क्वेश्चंस हैं, करेंट से क्वेश्चंस हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मेघालय। तो 4 ऑप्शंस में से आपका नागालैंड जो इसका सही जवाब हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है ये नागालैंड में किया जाता है, सालाना यह फेस्टिवल मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण, ध्यान से देखें, निक्षय पोषण योजना से है।
तो यह जो निश्चय पोषण योजना है 2005 ईस्वी से शुरुआत की गई है इसकी। कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम लोग टीबी बीमारी कहते हैं, एड्स या फिर स्कर्वी। तो निश्चय पोषण योजना जो है ये ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित यानी कि टीबी से संबंधित बीमारी योजना है। और इस योजना के तहत आपको ये जो टीबी के मरीज हैं उसे 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है टीबी मरीज को निश्चय पोषण योजना के तहत। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन देखेंगे 13, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। चलिए ये तो सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी आपका सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आप ये तीनों सही है, तो जाहिर सी बात ये गलत होगा ही। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझने हैं, पढ़ने हैं, उसके बाद इसका सही जवाब देना है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो जनरेटर हम लोग जानते हैं। अब यहाँ देख लें, जनित्र है, मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, मोटर है। तो इसका सही जवाब जनित्र हो जाएगा, जिसे हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। यह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र है। ठीक है, उत्पादन केंद्र है। ओसाका, हिरोशिमा, निगाता, फुकुई, 4 ऑप्शन हैं। तो ओसाका इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जापान का सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे उत्पादन बहुत तायत मात्रा में होता है। क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के प्रधानमंत्री बने। 8 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं गिनती में अगर हम लोग देखें तो। ठीक है, कब बने थे ये बताना है। 1997, 99, 2000 और 2005। आप लोग जानते होंगे 7 दिनों के लिए वो बने थे पहली बार। 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, कब बने थे? 2000 ईस्वी में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। शिलीभवन प्रक्रिया संबंधित है चट्टानों के निर्माण से, चट्टानों के विघटन से, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपरदन से। तो शिलीभवन प्रक्रिया ध्यान में रखने हैं और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चट्टानों के अपक्षय से। शिलीभवन प्रक्रिया जो है वो चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। चलिए, भारत निर्माण योजना की अगर हम लोग बात करें तो यह योजना 2005 ईस्वी से चालू है। ठीक है, ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण, कृषि विपणन, इसमें ये नहीं होगा। कृषि विपणन नहीं होता है, इसमें दूरसंचार होता है, आवास होता है, विद्युतीकरण होता है, उसके बाद जल होता है, सड़क होता है, उसके बाद सिंचाई होता है। तो ये किसमें है? भारत निर्माण योजना के तहत ये सारा चीज़ें आप देख सकते हैं। दूरसंचार, आवास, विद्युतीकरण, जल, सड़क, सिंचाई, ये सारी व्यवस्था है भारत निर्माण योजना के अंतर्गत। तो इसको आप ध्यान से देखें, ये जरूर आता है। कृषि विपणन इसमें नहीं आता है। चलिए आगे देखेंगे। मुंतखब उल तुवाब का लेखक, ये एक बुक है, पुस्तक है। ईश्वर दस नागर, ये तो होगा नहीं। अकील खान राजी नहीं। काफी खान इसका सही जवाब हो जाएगा। काफी खान के द्वारा ये मुंतखब उल तुवाब लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, मुंतखब उल तुवाब, काफी खान। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, ये बताना है। भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। मौसम विज्ञान तो है, जैव भूगोल ये भी है, समुद्र विज्ञान भी है, लेकिन कृषि भूगोल इसमें नहीं आता है। भौतिक भूगोल में कृषि भूगोल नहीं आता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। सबसे पहले जान लें कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। इसको ध्यान से याद रखना है आपको। इसे तरह तरह से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस को घुमा के आपको पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी सेम चीज होते हैं, वो सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर दोनों अनुपस्थित हों, उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति भी अनुपस्थित हों, उपसभापति भी अनुपस्थित हों, तो वैसी
स्थिति में उपसभाध्यक्षों का जो कोई पैनल है उसका कोई एक सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझ लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह क्वेश्चन। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ठीक है, एनपीपी लागू की गई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से कहा जाता है। ये फरवरी 2000, फरवरी 2002, फरवरी 2004, अप्रैल 2005। तो ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई ये फरवरी 2000 ईस्वी में लागू की गई है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन कायांतरी चट्टानों का एक उदाहरण है? पतितास्मीय, स्लेट, साइनाइट, हेलाइट। तो उपरोक्त तीन तो आप देख रहे हैं, उपरोक्त तीन सही है, लेकिन हेलाइट जो है वो कायांतरी चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब डी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ कहता है कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? ध्यान से देख लें यहाँ पे, हरमट्टन ये तो उष्ण एवं शुष्क है ही, ये पवन है। सिरोको भी, ये दोनों अगर जान लें तो ये दोनों सहारा जानते होंगे, रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान से उठने वाली ये पवने हैं जो कि उष्ण भी होता है और शुष्क भी होता है। उसी तरह से बोरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ठंडी पवने होती है जो कि अर्जेंटीना के स्थानीय पवन है। बाकी जोंडा भी ये उष्ण एवं शुष्क पवने हैं, तो इसका सही जवाब बोरा ही होगा, बोहरा इसको बोला जाता है। चलिए 25 दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? ये अंतिम मुगल शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ दिए जाते हैं कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। पोर्ट ब्लेयर, काबुल, रंगून, इलाहाबाद। 1857 का जो क्रांति हुआ था, लीडर के रूप में इन्हें ही रखा गया था, बहादुर शाह जफर को रखा गया था। और यही कारण है कि अंग्रेज जब दिल्ली पर कब्जा कर लिए, पुनः कब्जा कर लिए, तो वो क्या किए कि अब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और पकड़ के इसको कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। काला पानी की सजा इसे कहा जाता है, जहाँ बहादुर शाह जफर की मौत हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आगे देखेंगे। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप आप जानते होंगे इस चीज को, आगे हम पढ़ेंगे। पहले वास्को डी गामा जान लें, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, बार्थोलोम्यू डियाज या फिर कैब्रेल। कौन है जो कि केप ऑफ गुड होप की खोज किया है? सबसे पहले ये खोजा जा चुका था और यही रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते। तो इसे खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज। इसे कब के खोजा था? बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप, पहले ये इस नाम से नहीं जाना जाता था। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है ये बताना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो देखिए हरविलास के रचयिता अगर बात करें राजशेखर, ये देखिए आपका सही है। कृतकल्पतरु ये लक्ष्मीधर, ये सही है। पृथ्वीराज विजय, सोमदेव इसके रचयिता नहीं है, लेखक नहीं है। ये राजनायिका जो कि कश्मीर के एक लेखक हैं, उन्होंने ये लिखे हैं। शायद नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको, राजनायिका, थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग गूगल करके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हरिकेल बिसलदेव ये आपका सही है। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय, जो कि सोमदेव ने नहीं लिखा बल्कि राजनायिका ने लिखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा हमको डिफर लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस। संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? संगमेश्वर, मुगल और मराठा। ऑप्शंस है मुगल और अंग्रेज, ताराबाई और शाहू जी, मराठा एवं निजाम। 4 ऑप्शंस हैं। अब 4 ऑप्शंस में से आपका जो सही जवाब होगा, ये मुगलों और मराठाओं के बीच संगमेश्वर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। 29 क्या कहता है? रंपा विद्रोह निम्नलिखित में किस आंदोलन से प्रेरित था? देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है, क्वेश्चंस थोड़े से गजब तरीके से लग रहे हैं, बताते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, आप जानते होंगे चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी बिहार आए थे, चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 ईस्वी में ये हुआ था, तो ये तो आसपास भी नहीं फटक रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 ईस्वी में ये हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1920 से 22 तक। ठीक है, 1920 से 22 तक।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका सही जवाब आप देखें तो ये यही होगा, असहयोग आंदोलन। अब क्यों होगा इसे हम बताते हैं। रंपा विद्रोह जो हुआ था ये 1879 ईस्वी से ही हो रहा था, रंपा विद्रोह हुआ था, लगातार ये हो रहा था रंपा विद्रोह। अब ये तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी, तो दोनों में क्या कनेक्शन है। तो इसके जो नेता थे इस समय खास करके 1920-22 में, तो ये फुल्ली सपोर्टेड थे असहयोग आंदोलन के और प्लस इससे प्रभावित भी थे। तो यही कारण है कि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा एराइज हुआ है, ठीक है, तो इसे आप समझ लें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक तरफ पत्रिका है और एक तरफ लेखक है। इंडियन मिरर के लेखक केशव चंद्र सेन है। देखिए ये आपका सही है। इंडियन मिरर के लेखक कौन है, ये केशव चंद्र सेन है। ए नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई पत्रिका है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, ये भी आप सही है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही यह इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। बाम बोधनी ये गलत है, बाम बोधनी मदन मोहन मालवीय के द्वारा नहीं बल्कि ये भी केशव चंद्र सेन के द्वारा ही लिखी गई ये पत्रिका कर सकते हैं, यह पुस्तक कर सकते हैं बाम बोधनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 कहता है क्रोमाइट एक खनिज का नाम है, सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। अपडेशन खास करके जियो में जरूर याद रखें, इस तरह के क्वेश्चंस का अपडेशन जरूर याद रखें। तो क्रोमाइट में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा का, ठीक है, आपका सही जवाब उड़ीसा हो जाएगा। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है। मैग्नीज में भी सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में ही किया जाता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है गुरुग्राम, तिरुवनंतपुर, नेल्लूर, इनमें से कोई नहीं। हालांकि मेरे ख्याल से तो ये चारों में ऑप्शंस में से कोई नहीं है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ये चेन्नई में है, ठीक है। और इसकी स्थापना की हम लोग बात कर लेते हैं, ये 1998 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। तो मेरे ख्याल से चेन्नई 1998 ही होगा, 1998 में इसकी स्थापना हुई है और चेन्नई में ये राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री उगता हुआ उद्योग कहा जाता है। तो उर्वरक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, चारों ऑप्शंस में से आपका सही जवाब प्लास्टिक उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चंस देखेंगे 34 नंबर क्या कहता है। 34 कहता है वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु पूछ रहा है, यानी कि साक्षरता जो किया जाता है, साक्षरता का जो कहा जाता है कि गिनती किया जाता है कितने प्रतिशत साक्षर है, तो उसके लिए आपको किस आयु से गिनती होगी, किस आयु से वो माना जाएगा, मापदंड उसका क्या है, आयु उसका आधार क्या है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है, 7 वर्ष या ऊपर के बच्चों से ही साक्षरता गिनती किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए 4 वर्ष का कोई लड़का पढ़ा लिखा है तो उसे गिनती में नहीं किया जा सकता, साक्षरता के मापदंड से वो पढ़े हैं, लेकिन 7 वर्ष या ऊपर ये गिनती किया जा सकता है, ये मापदंड आयु रखा गया है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है ये बताना है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, कन्फर्म है आप, सही है। जायकावाड़ी परियोजना ये गलत है, ये सतलज नदी पर नहीं है। जायकावाड़ी परियोजना ये महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी ये आप ध्यान में रख लें, ये गोदावरी नदी पर है जायकावाड़ी परियोजना। बाकी तुलबुल परियोजना झेलम नदी जो कि कश्मीर में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, ये भी आपका सही है। तो सही जवाब आपका जायकावाड़ी परियोजना हो जाएगा, ठीक है, जायकावाड़ी परियोजना हो जाएगा जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है, आप जानते होंगे ये क्वेश्चंस। मंगल शनि के बीच नहीं, ये गलत है। बृहस्पति एवं शनि की नहीं, ये भी नहीं, गलत है। मंगल पृथ्वी ये भी गलत है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पट्टी एक होती है जो। चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम बताना। चलिए ये भी आपका करेंट का क्वेश्चन है। करेंट के क्वेश्चंस लगभग 5-6 की संख्या में आज हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या है। वेस्ट टू वेल्थ, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ये जन मूवमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इसका सही जवाब वेस्ट टू वेल्थ हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम है। 2024 की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 की थीम क्या है। देखिए ये भी करंट के क्वेश्चंस है, ये भी क्या है, करंट के क्वेश्चंस हैं। तो ये भी करंट के क्वेश्चन से संग्रहालय की शक्ति, देखिए ये ही फर्स्ट है, आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे क्या देखें, क्वेश्चन यही है। आगे देखेंगे 39 में कौन सी जोड़ी
किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ कला शैली है, कौन सही है ये बताना, ध्यान से देखना है। क्वेश्चंस पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। कहने का मतलब है कोई एक आंसर है इसमें। तो पंजाब मोहिनी अट्टम ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का कला शैली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कथक है, ये देखिए सही है आपका, उत्तर प्रदेश कथक से संबंधित है। जबकि ओडिसी की अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा का लोक शैली है, कला शैली है किसे कह सकते हैं। जबकि कथकली की अगर बात करें तो कथकली भी कहाँ की शैली है, ये केरल की शैली है, ठीक है, ये कला शैली केरल की है। तो एक एक चीजों को आपको याद रखने, खासकर इस तरह के क्वेश्चंस को आप मिस ना करें। निम्नलिखित में कौन सा श्रम गहन उद्योग है, श्रम गहन। क्वेश्चंस यहां देखें, गेहूं, दलहन, चाय, मक्का, आसान है ये, चाय सही जवाब हो जाएगा, श्रम गहन चाय। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है प्रतिरोध, प्रेरण, संवहन, घर्षण, 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ध्यान से देखने के बाद अगर आप देखते हैं गतिरोध करता है तो ये घर्षण हो जाएगा, ठीक है, घर्षण इसका सही जवाब हो जाएगा। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे घर्षण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 11, 14, 12, 13। तो जिस समय संविधान बना था, संविधान बना था तब अनुसूची कितनी थी, 8। उसके बाद फिर 9 बढ़ा, 10वां बढ़ा, 11वां बढ़ा, 12वां बढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ते गए, जैसे कि 9वां है, 10वां है, 11 है, 12 है। तो पहले 8 था लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। लेकिन भाग 22 पहले भी था, अभी भी है, अनुच्छेद बढ़े हैं। दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा किससे संबंधित है, ध्यान से इस चीज को आप समझ लें, दिमाग में बैठा लें, ठीक है। कहाँ बैठा लें, दिमाग में। अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति, फ्रेंच क्रांति। तो दुनिया के मजदूर एकजुट हों ये रूसी क्रांति का नारा था, रूसी क्रांति का ये नारा था, जो कि 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति मानी जाती है। किस प्रकार सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या फिर वायरस है। तो ये जो टाइफाइड होता है ये किस चीज से होता है, जीवाणु से होता है। ध्यान से देखें, जीवाणु इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है आर.के. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं, शास्त्रीय संगीत नहीं होगा, भित्ति चित्र नहीं होगा, कार्टून सही होगा, फिल्म नहीं होगा। तो ये आपका सही जवाब कार्टून हो जाएगा। 46 देखेंगे, मालगुडी डेज किसकी रचना है, पुस्तक भी अच्छा खासा इसमें आ गया है। शशि तरूर, रमेश त्रिपाठी, विक्रम सेठ, आर.के. नारायण एकदम फेमस हैं। आर.के. नारायण, मालगुडी डेज, ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। क्वेश्चन देखें, इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शंस आप 4 देखें, शुभम मुद, आशा भोसले, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर। 4 ऑप्शंस में से लता मंगेशकर को दिया गया है। ये भारत रत्न कब दिया गया है, 2001 ईस्वी को भारत रत्न लता मंगेशकर को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है, मैकाले को, वंश को या फिर आउटरन, चार्ल्स नेपियर। 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये सिंध विजय जो हुआ इसका श्रेय किसे जाता है। तो चार्ल्स नेपियर इसका सही जवाब होगा, चार्ल्स नेपियर। आज का 49 नंबर सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत इजी है, क्वेश्चन आसान है। दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या फिर अजय। तो चारों ऑप्शंस देखें, यहाँ पे स्वर्णरेखा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जमशेदपुर जो है ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। आज का अंतिम सवाल और 50वां सवाल, विश्व का सुप्रसिद्ध खारे पानी की झील नाम है इसका सांभर, किस राज्य में स्थित है, सांभर झील। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये भारत का ये सांभर झील जो है ये खारे पानी का झील है और यह राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। तो दोस्तों ये रहा 50 प्रश्नों का वीडियो। आशा है आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक शेयर जरूर करें, एक शेयर।